नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मिस्टिक फोरम में आपका स्वागत है। चीनी वस्तुओं के बारे में भारत में एक कहावत है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। और वस्तुओं का क्या, वहाँ के लोगों का भी कुछ इसी तरह का रवैया है। इसी प्रकार से चाइना के नेपाली पपेट केपी ओली शर्मा की नेपाल से विदाई हो गई है। आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद भंग कर दी। प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? जब से ओली ने प्रचंड के साथ मिलकर नेपाल की कुर्सी संभाली थी, उसके कुछ महीनों बाद से ही उन दोनों में मतभेद बढ़ गए। ओली का कार्यकाल 2022 तक का था, तो एक साल पहले ही ओली को अपनी संसद भंग करनी पड़ी। इस घटना के पीछे की वजह है, केपी ओली ने जब से कुर्सी संभाली है तब से वो प्रो चाइनीज हो गए थे, और होंगे भी क्यों ना। उनकी पार्टी का नाम ही एनसीपी यानी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, जिनकी विचारधारा ही कम्युनिस्ट है। मिस्टर ओली पहले विवाद में तब आए थे जब उनका नाम चाइनीज एम्बेसडर होंग याकी के साथ सीक्रेट अफेयर होने की खबरें बाहर आई थी। यानी इस चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया है। TV9 भारतवर्ष के एक एंकर अभिषेक उपाध्याय को दिए गए एक इंटरव्यू में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव ने इसी सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि इस अफेयर वाली बात को नकारा नहीं जा सकता। नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे भी ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा वो चीन की राजदूत का हस्तक्षेप, क्यों इतना ज़्यादा वो बढ़ावा दे रहे हैं। ये सवाल खुद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी से भी उठने लगा है। इसीलिए मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि जो ये खबरें आ रही हैं कि ये हनी ट्रैप का केस भी हो सकता है। उपेंद्र जी, नहीं, ये इसको इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। इसमें और ज्यादा गहरी तरह से देखने की जरूरी है। लेकिन यह सवालों में भी लोग उठा रहे हैं, उसमें भी कोई तर्क है। आपको लगता है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये हनी ट्रैप का मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए? निश्चित रूप में इस बात को देखना चाहिए, इसको इसके जड़ तक जाके देखनी चाहिए। हमारा चैनल इस न्यूज का कंफर्मेशन नहीं करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट और विशेषज्ञों के बयान के आधार पर ही हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद इसी के दबाव में आकर केपी ओली ने अपना पूरा रुख भारत विरोधी कर दिया था। बस इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले हमारे तीन टेरिटरीज जैसे लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा को उन्होंने नेपाल के नक्शे में दिखाया था। नवंबर 2020 से नेपाल में बहुत बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं। नेपाली लोगों की मांग है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और राजतंत्र भी फिर से लागू किया जाए। पिछले एक साल से केपी ओली और उनके अलायंस पार्टनर प्रचंड के बीच में तलवारें खींची हुई नजर आ रही थी। ओली और प्रचंड के बीच का तनाव खत्म करने के लिए चाइनीज मिस्ट्री गर्ल यानी चाइनीज एम्बेसडर होंग याकी ने पुरजोर कोशिश की थी, कई मीटिंग्स भी की थी। फिर भी समय से पहले ओली को अपनी सरकार भंग करनी पड़ी। ओली ने 2022 से पहले सरकार को भंग करके चुनाव को 30 अप्रैल से 10 मई तक 2 चरणों में लेने का ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में ये सियासी उथल-पुथल ऐसे समय पर हो रही है जब चाइना और भारत के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब नेपाल में होने वाले चुनाव पर भारत और चीन की पैनी नजर रहेगी। ये दोनों देश नेपाल में फिर से अपनी पसंद का पीएम बनाने के लिए पूरी कोशिश में रहेंगे। कुछ 2 महीने पहले की ही बात है जब भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाला, रॉ के चीफ सामंत कुमार गोयल और आर्मी चीफ MM नरवणे जी नेपाल की विजिट पर गए थे। इस दौरे में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाला और रॉ के चीफ सामंत कुमार गोयल जी ने केपी ओली शर्मा से अकेले में मीटिंग की थी। इस गुप्त बैठक के बाद से तो नेपाल का राजकीय घटनाक्रम तेजी से बदल गया और नेपाल की गोद में खेलने वाले ओली की डोली उतर गई। इसी बीच सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन हुआ और दोनों दलों ने अलग अलग मीटिंग्स करके फाइनली ऑफिशियली विभाजन होने की घोषणा कर दी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आपके विचार मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही नए विषय के साथ। जय हिंद।